मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो ईरान अमेरिका कशीदगी, जिसमें बज़ाहिर नजर आता है कि पाकिस्तान ने गालिबन फ़ाल सालसी शुरू कर दी है, क्योंकि ईरान के जो वज़ीर दाखिला हैं वो रिपोर्टेडली थोड़ी ही देर में पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएंगे। ईरान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो ईरान से रवाना हो चुके हैं अपने आला सतही वफ्द के साथ। तो क्या तवक्को रखी जाए कि 10 रोज़ से जो ईरान अमेरिका कशीदगी जारी है, मुस्तकिल हमले एक दूसरे के ऊपर जारी हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ पे ईरान की तरफ से जारी हैं, क्या अब वो थम जाएंगे? क्या इस्लामाबाद MOU फिर से बहाल हो सकता है? क्या मुज़ाकरात की राह फिर से हमवार हो सकती है? और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को होता है, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस। अच्छा जी, पेट्रोल प्राइसेस का भी हुकूमत ने एक नया शोशा छोड़ दिया। हुकूमत ने इसकी कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर मुतय्यन करना शुरू कर दी हैं। अब ये जो हुकूमत का बयानिया है वो कहती है कि इस यौमिया के निज़ाम से शफाफियत आएगी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, शफाफियत नहीं आएगी, बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को फ़ायदा होगा रोज़ाना की बुनियाद पे, और इसका जो नुकसान है वो आवाम को होगा कि वो डेली की बुनियाद पे अपना कम्यूट किस तरह मेजर कर सकेंगे। किसी ने स्कूल जाना है, बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाना है, दफ्तर जाना है, दीगर कामों के लिए जाना है, ट्रांसपोर्ट के मसाइल है, क्या ट्रांसपोर्ट के लोग रोज़ाना की बुनियाद पे अपने किराए मुतय्यन करेंगे? आवाम के जो घरेलू बजट है रोज़ाना का, उसका इम्पैक्ट फिर महीने पर पड़ेगा, वो सब डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। तो वेयर डज लाई द ट्रुथ? इसमें हकीकत कहाँ है? शफाफियत है या करप्शन का कोई बहाना है? अवाम दरमियान में पिस रहे हैं। इन दोनों मुद्दात पे बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में पहले ईरान अमेरिका कशीदगी और क्या इस्लामाबाद MOU बहाल हो रहा है, इस हवाले से प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। जनरल जाहिद महमूद साहब, किस तरह देखते हैं आप ईरान के जो होम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान, वो आ रहे हैं अब से कुछ ही देर के बाद, क्या इस्लामाबाद MOU के रिवाइवल की तवक्को हो सकती है? क्या पाकिस्तान ने अपनी एक्टिव मीडिएशन फैसिलिटेशन फिर से स्टार्ट कर दी है? और कितने दिन लग सकते हैं कि ईरान अमेरिका फिर से ज़रा दूर हो जाएं जंग से और मुज़ाकरात के करीब हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच गरीदा फॉर इनवाइटिंग मी, और मेरा जौहर सलीम साहब को भी बहुत सलाम, ऑलवेज प्लेयर। देखिए, इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जहां पे ईरान और अमेरिका और जिसका इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग हो, मैं इसलिए कॉम्प्लेक्स इसको कहता हूं कि इस वक्त दोनों तरफ जो है वो हार्ड लाइनर्स कह लें या जो डोमेस्टिक कंपल्शंस कह लें, वो ज्यादा एड्रेस हो रही हैं, और वो हार्ड लाइनर ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू डिसीजन मेकिंग जो एक स्टेट के लिए की जाती है, जो स्टेट के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को रख के एक पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी हमेशा गरीदा, वी ऑल अंडरस्टैंड, के ताबे रहनी चाहिए आपकी कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज और ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखकर। कभी कभी आपकी पॉलिसी जो है वो अगर आपके मीन्स से बाहर हो जाए तो यू आर सपोज्ड टू बी फेलिंग। कभी कभी आपकी पॉलिसी आपके अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना हो, जैसे अमेरिका परसू कर रहा है, तो फिर भी आप यू आर बाउंड टू फेल, क्योंकि आपकी मिलिट्री वैसे नहीं लड़ेगी, आपको लोग वैसा नहीं कहेंगे, आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये ऐसी जंग है। ईरान का तो लेट बी वेरी ऑनेस्ट, हमें नहीं पता कि एक्चुअल मेजॉरिटी किधर खड़ी है। यस, आइडियलॉग्स ने शहादत के ऊपर जो रसूमात हुई हैं बिल्कुल निकले हैं, और अच्छा खासा तगड़ा किस्म का उन्होंने अपना एक स्टांस पेश किया जिस पे रिवेंज, एंड वी विल नॉट फॉरगेट एंड वी विल टेक रिवेंज। लेकिन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, लेट्स कम टू द डेवलपमेंट्स ऑफ टुडे। जो ईरान के होम मिनिस्टर अभी पाकिस्तान आ रहे हैं, किस तरह देखते हैं आपको? ये इस्लामाबाद MOU के लिए आ रहे हैं या इस्लामाबाद MOU इसमें एक सानवी हैसियत इख्तियार कर जाएगा? आप उनके अराइवल को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि दिस इज अ बायलैटरल विजिट है, और ऑलरेडी नकवी साहब जो हैं वो 2-3 दफा मिल चुके हैं, बल्कि ये चौथा पांचवी मुलाकात है, और वो उसी के काउंटर में आ रहे हैं। लेकिन आजकल की इन्वायरमेंट ऐसी है कि उसका जो टॉप मुद्दा है वो यही ईरान और अमेरिका की जंग ही रहेगी, और पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार। दैट्स व्हाई यू मीट फ्रेंड्स। पाकिस्तान इज अ फ्रेंड ऑफ ईरान, पाकिस्तान इज अ फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट, दोनों का बड़ा अच्छा दोस्त है। इसलिए पहली बात तो ये जो आपने कहा
کہ یہ میڈیشن دوبارہ بحال ہو سکتی ہے. ختم پہلے بھی نہیں ہوئی تھی جی. پاکستان کا جو رول تھا پہلے بھی ختم نہیں ہوا تھا. ہاں البتہ چونکہ اسکلیشن زیادہ بڑھ رہی ہے, اسکیلیٹ زیادہ ہو رہی ہے, اور جب اگر دوبارہ ان کو ٹیبل پہ لاتے تو آٹومیٹیکلی لیکن وی ہیو ٹیکن اے بیک سیٹ. ہم لوگ مطلب آئی تھنک وی ور ان دا ریکلائننگ پوزیشن کہ دیکھتے ہیں جی کیا کرتے ہیں دونوں فریقین. جوہر سلیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ہاؤ ڈو یو سی دس وزٹ آف ایران کے ہوم منسٹر, ان کا پاکستان تشریف لانا؟ کیا یہ صرف ایران پاکستان بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں, یا یہ ایران کی طرف سے یہ بھی ایک جسچر ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے, کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ جنگ چل رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ثالثوں کے ذریعے رابطے ہو رہے ہیں. تو اگر ایران کے ہوم منسٹر آ رہے ہیں اب مذاکرات کے لیے یا اسلام آباد ایم او یو کے ریوائیول کے لیے, تو دس از لاٹ آف چینج ان دا ڈیلیگیشن. جو نیگوسیشن ڈیلیگیشن ہے اس میں بھی یہ, کیونکہ پہلے وزیر داخلہ شامل نہیں تھے, اب وہ اگر بات کرتے ہیں اسلام آباد ایم او یو کے حوالے سے. ہاؤ ڈو یو سی دس اینڈ از دس آل ریلیٹڈ ٹو کہ ایران امریکہ کے جو فوجی وغیرہ ہلاک ہوئے ہیں, امریکہ کو بھی ذرا سمجھ آ گئی ہے, ہوش ٹھکانے آ گئے؟ جوہر سلیم صاحب. جی جلیل صاحب نے اچھا احاطہ کیا. دیکھیں یہ جو وزٹ ہے ظاہر ہے اس کو اس کے بیک ڈراپ میں آپ دیکھیں گے نا, پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو کانٹیکسٹ کیا ہے اس وقت. ٹھیک ہے بالکل کیجولٹیز ہوئی ہیں امریکنز, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو اسٹرائکس کی ہیں وہ اسٹرائکس پہلے جو ہے شروع میں صرف کوسٹ لائن پہ تھیں, پھر صدرن ایران میں انہوں نے آہستہ آہستہ انفراسٹرکچر تباہ کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتی گئی بات جو ان سی. اب ریسنٹلی کیا ہوا, پھر ایران نے اس کے رسپانس میں ظاہر ہے پہلے 1-2 ملکوں پہ کیا, پھر انہوں نے بھی زیادہ ملکوں پہ اس کا دائرہ کار اپنی اسٹرائکس کا بڑھا دیا. پہلے صرف ملٹری بیسس پہ کر رہے تھے, پھر انہوں نے سویلین انفراسٹرکچر پہ بھی کئی جگہ پہ کیے ہیں انہوں نے, ڈیسیلینیشن پلانٹس اور انرجی پلانٹس بھی. تو یہ ظاہر ہے کہ بات جو سی ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ رہی تھی. انکنٹرولڈ ایسکلیشن ابھی نہیں آئی تھی, لیکن اب دیکھیں 1-2 اسٹیٹمنٹس بڑی اہم ہیں. آج یہ ہوتیز کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہم سعودی عرب کا بلاکیڈ کر رہے ہیں. یہ ایک وہ اب یہ ٹھیک ہے یہ اسٹیج پہ ابھی انہوں نے صرف اسٹیٹمنٹ دی ہے, ایک اسٹریٹجک سگنلنگ بھی ہو سکتی ہے صرف, لیکن آنے والے دنوں کے لیے, آنے والے دنوں میں اگر وہ ایکشنز کرتے ہیں اس کے حساب سے, کیونکہ دیکھیں سعودی عرب نے کیا کیا, ان کی جو گیس پائپ لائن ہے جس سے پہلے جو سارا تیل جو اسٹریٹ آف ہارمز سے وہ گزارتے تھے, انہوں نے اس کو کافی سارا 60-70% شفٹ کر دیا اس کو امبوہ کے پورٹ سے, جہاں سے وہ پھر یہ ریڈ سی سے اور پھر وہ باب المندب سے ہوتے ہوئے پھر آگے وہ گلف آف عدن میں جاتا ہے. تو ایک آلٹرنیٹیو روٹ ہے, اس سے کافی حد تک ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ سٹیبل رہی ہیں. اور کیونکہ تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑا, بلکہ ان کو تو شاید وہ جو ہے نا اوور آل تو زیادہ ہی ان کے ریونیوز ہو گئے. لیکن اب اس سے اگر وہ باب المندب بند ہوتا ہے تو وہ تو, اور پھر صرف ان کے لیے نقصان نہیں ہوگا, ورلڈ کی آئل مارکیٹ جو ہے وہاں پہ اگر ایک دم سعودی عرب کے تیل میں ڈسرپشن آ جاتی ہے, وہ ایک بہت میجر اکنامک کاسٹ جو ہے آپ کا ایکسپینڈ کر جائے گا. اب جہاں بات پاکستان also gets in the tight spot because of the defense pact with Saudi Arabia. بالکل جو ایس ایم ڈی ہے بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا, وہ بھی ہے اہم ہے پاکستان. اس سارے بیک ڈراپ میں how do you see, how would you analyze ایران کے ہوم منسٹر کا پاکستان آنا؟ بالکل, تو اس سارے بیک ڈراپ پہ دیکھیں ڈپلومیسی, اور میں یہ کہتا رہا ہوں, میں نے 2-3 چیزیں کہی تھی. ایک یہ میں نے کہا تھا داخلی سیاست جو ہے ملکوں کی, ایران کی اور جو ہے نا امریکہ کی اثر انداز ہوگی نیگوشیشن پروسیس پہ ہوئی. میں نے کہا تھا کہ جو ہے نا یہ پروسیس کئی بار, یہ اس کے شروع ہونے سے بھی پہلے میں نے کہا تھا کہ اس حد تک بگڑے گا کہ لگے گا کہ سارا ہی بریک ڈاؤن کر گیا ہے, اور پھر اس کو ریسکیو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, اور پاکستان کا اس میں اہم رول ہوگا, وہ ابھی آپ کو نظر آئے گا. لیکن دیکھیں اس وقت یہ ڈپلومیسی ٹھیک ہے, وہ ہے تو انٹیریئر منسٹر, لیکن جب یہ ملاقات ہوگی جس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے تو اس میں بات زیادہ تو اس وقت جو صورتحال ہے اسی کی ہوگی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان ابھی بھی پیوٹل کردار ادا کرے گا اس ڈپلومیسی میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو میرا اس میں آخری پوائنٹ اس وقت ہے, یہ کوئی آسان نہیں ہے اس وقت ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں دونوں فریق یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی, جس طرح ایران کا آج بیان آیا, کیا آیا جی, ان کا بیان آیا ہے ایران کا کہ جی ہم جو ہے نا اب تب تک بات نہیں کریں گے جب تک ہمیں واضح برتری نہیں مل جائے. اچھا یہی چیز امریکنز بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم جو ہے نا پہلے ایک واضح جو ہے نا جب برتری حاصل کر لیں گے یا اپنی جو نیگوسیشن پوزیشن ہے اس کو ری ڈیٹرمن کر لیں گے, پھر بات چیت کریں گے. اب جب دونوں ہی یہ کوشش کرتے ہیں تو اس میں مس کیلکولیشن کی گنجائش بہت بڑھ جاتی ہے, اور خصوصاً اس وقت جب اسرائیل جیسے اسپوائلرز بیٹھے ہیں, جب ہارڈ بینرز ایران میں پرویل کر رہے ہیں, جب ایران امریکہ رائٹ گاٹ یور پوائنٹ. جوہر سلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, چنل سعید محمود صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن میٹر اس کہ ایران امریکہ جنگ بندی کشیدگی میں خاتمہ جتنی جلدی ہو سکے, نہ صرف پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہے بلکہ سب سے زیادہ جو امیڈیٹ نیبر ہے ایران کا پاکستان, اس کو فائدہ ہے, کیونکہ پیٹرولیم قیمتیں پاکستان میں جس خوفناک انداز سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اور اب اس میں ایک بڑا خطرناک ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ یومیہ کی بنیاد پہ پیٹرول کی قیمتیں
तो क्या ये शफाफियत का नया निज़ाम है या फिर ये करप्शन का नया निज़ाम है, इस पर ज़रा डिबेट करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक ये लेते हैं एंड देन कम बैक टू द डिबेट। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो प्रोग्राम में बात करते हैं कि हुकूमत ने जो तय किया है कि पेट्रोल कीमतों का यौमिया निज़ाम होगा, क्या ये शफाफियत का ज़रिया है या ये कोई करप्शन का नया बहाना है, और इससे आवाम को क्या फ़र्क पड़ेगा? आवाम को फ़र्क पड़ने के साथ साथ दरमियान में जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बहुत तनकीद की है, ना सिर्फ तनकीद बल्कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हैं और ज़रा आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं, ख़ुद भी समझने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोलियम कीमतों का यौमिया निज़ाम, डेली प्राइसिंग मुकर्रर करने में मसला क्या है। मेरे साथ मौजूद है राजा वसीम कियानी साहब जो कि वाइस चेयरमैन है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, मलिक शहजाद आवान साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के, नईम याहिया मीर साहब ये साबिक एमडी हैं पीएसओ के, और हुमायूं खान साहब जो कि चेयरमैन हैं पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के। मैं आपसे राजा वसीम कहने से पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आप लोगों की आज मुलाकात भी हुई है वज़ीर पेट्रोलियम से, तो अच्छा प्रॉब्लम क्या है डेली प्राइसिंग में पेट्रोल की? देखिए ये जो सिस्टम बना रहे हैं पर डे जो 24 आवर्स का, ये एडवांस मुल्कों में ये चीज़ है, वहाँ पे इसमें कोई शक नहीं। वो ये करते हैं, वो पूरे साल का अपना एक बजट रख लेते हैं जिसमें कम हो ज़्यादा हो वो करके प्राइसेस को डेली के तौर पे वो एडजस्ट करते रहते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दिस इन पाकिस्तान कि आप इसको किस तरह क्लैरिफाई करेंगे जिस मुल्क में स्मगलिंग है, जिस मुल्क में एडल्ट्रेशन है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। आप एक प्राइस शहर के एक पंप पे फिक्स करते हैं और आपसे 2 किलोमीटर दूर पे एडल्ट्रेशन वाला पंप बैठा हुआ है जिसका मार्जिन को 50 रुपये लीटर है या 100 रुपये लीटर है, स्मगल्ड बैठा हुआ है, आप उसके साथ मैच कैसे करेंगे अपनी प्राइस को डेली? उसके लिए क्या मैकेनिज्म है? और मेन चीज़ ये है कि ये बगैर सोचे समझे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देना। जो हम लोग स्टेक होल्डर हैं 14,000 प्लस स्टेशन, कंसल्टेशन ही नहीं, नॉट एट ऑल जी, किसी स्टेज पे भी सिंपल ये तो डिक्टेटरशिप है ना कि आप बैठे फैसला करें चंद लोगों के साथ मिलके, ये माफिया को सपोर्ट किया जा रहा है क्या? आई डोंट नो जी। द थिंग इज कि मिनिस्टर साहब से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी और उनसे मैंने गिला किया। मैंने कहा जी बात ये है कि हम लोग स्टेक होल्डर हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग मोर देन 14,000 प्लस स्टेशंस और उससे कई लाख लोगों का रोजगार वाबस्ता है और डेली हम करोड़ों पाकिस्तानी लोगों को हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बावजूद आप हमें इत्मीनान में नहीं ले रहे कंपनीज, और आप बैठ के हमारी किस्मत को और आवाम की किस्मत का फैसला कैसे कर सकते हैं? सो दिस इज द रीजन कि जिसकी वजह से हम उन्हें कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठे, पहले हमें समझाएं तो सही ना कि व्हाट दे एग्जैक्टली वांट टू डू। ठीक है, राइट। मैं इसका जो एक और इम्पैक्ट है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी है। ट्रांसपोर्ट का ओवरऑल भी है, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट उन्होंने भी हड़ताल की गालिबन कॉल दे दी है या इस पर शदीद मजम्मत की है, बल्कि इसको रिजेक्ट कर दिया है हुकूमत के इस निज़ाम को। मलिक शहजाद आवान साहब, आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों को क्या मसला है इस हवाले से? आप कैलकुलेट कर लीजिए ना, एक महीना देख लीजिए कि हुकूमत की यौमिया कीमतें क्या आती हैं, बल्कि इसमें तो अभी मुज़ाकरात की बहाली का ईरान अमेरिका भी वो शुरू हो गया है मामला, तो हो सकता है कि मामला ठीक हो जाए। प्रॉब्लम क्या आपको इन द लॉन्ग टर्म डेली प्राइसिंग से? जी वरीदा फरूकी साहबा, देखें जो फेडरल गवर्नमेंट ये करना चाह रही है कि डेली बेसिस पे डीजल पेट्रोल की प्राइसेस में चेंजिंग का डिसीजन पर जो सोच रही है, देखें पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं गवर्नमेंट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। ये एक दिन भी मुमकिन नहीं है। ये कैसे हो सकता है? किसी का 15 दिन का अपना कॉन्ट्रैक्ट है, महीने का है, 6 महीने का है, साल का है, तो आज अगर हम गाड़ी लाहौर भेज रहे हैं, आज के रेट पर जो डीजल का रेट है पर लीटर 355 रुपये, 3,20,000 में गाड़ी जब आज निकलेगी, सुबह हैदराबाद पहुंचेगी तो डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो है चेंजिंग हो जाएगी। तो क्या सुबह फिर हैदराबाद में पहुंच के ड्राइवर हमें कहेगा कि हम, गाड़ी वाला कहेगा हम जाने को तैयार नहीं है, फिर 24 घंटे के बाद गाड़ी जो है मुल्तान के करीब पहुंचेगी, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो डीजल पेट्रोल की प्राइसेस में चेंजिंग कर दी जाएगी, तो ड्राइवर मुल्तान में खड़ा होकर हमें कॉल कर रहा होगा, फिर 3 दिन में गाड़ी हमारी लाहौर पहुंचती है। हमें तो देखें गरीजा साहब, इस बात की समझ नहीं आ रही कि फेडरल गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से, कोई शक नहीं जंगी हालात की वजह से हमने पाकिस्तान का साथ दिया, हमने मुल्क के वसी तर मफाद में गरीदा साहबा हमने गाड़ियाँ अपनी नुकसान में चलाएं। आज 50% ट्रांसपोर्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से 50% ट्रांसपोर्ट जो है वैसे खड़ी हो चुकी है। और अब जो वफाकी हुकूमत या जो वज़ीर पेट्रोलियम मौसूफ हैं, वो ये शायद जो इस तरह के फैसले करना चाह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जैसा राजा वसीम साहब ने बात की, मैं बिल्कुल इनको सपोर्ट करता हूँ
किसी तरह भी छोटे बड़े स्टेक होल्डर को गवर्नमेंट ऑन बोर्ड लेने को तैयार नहीं है, तो ये किस तरह मुल्क चलाएगा? ये कहाँ से लोग हैं, कौन लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं? पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट जो है 50% वैसे इनकी गलत पॉलिसी की वजह से खड़ी हो गई है। अब जो 50% चल भी रही है तो वो अब इस तरह के इनके गलत फैसलों से जो डेली बेसिस पर डीजल पेट्रोल की प्राइसेस में ये चेंजिंग का डिसीजन गवर्नमेंट करना चाह रही है, मैं समझता हूँ कि 100% हमारी ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाएगी दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ, हड़ताल पे जाएंगे। हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम ये नहीं कर सकते, नहीं चला सकते गाड़ियां। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 100% गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, खुदा ना करे पाकिस्तान में। लेकिन मैं आगे चल के आपसे सवाल ये भी करूंगी कि दीगर मुल्कों में हुकूमत का ये भी एक मुद्दा है कि बाकी मुल्कों में भी तो डेली प्राइसिंग होती है, वहां पे तो पेट्रोल पंप्स डेली प्राइसिंग करते हैं, तो क्या वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है? मैं जरा आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन आई टेक दिस सवाल टू हुमायूं खान साहब जो कि चेयरमैन हैं पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के। हुमायूं खान साहब, एक नुक्ता नज़र ये भी आया है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में, अमरीका में, बरतानिया में पेट्रोल पंपों पर डेली प्राइसिंग होती है, तो अगर वहां पे आवाम को प्रॉब्लम नहीं है तो पाकिस्तान में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए। हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर है ऑयल इंडस्ट्री में, और हमसे पूछा ही नहीं गया। आज सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे पेट्रोल पंप मालकान की है। ठीक, हम आज ये फैसला कर चुके हैं कि कल मिनिस्टर से हमारी मुलाकात होगी। अगर उसने हमारे मुतालबात पे अमल नहीं किया तो उस वक्त हमारी स्ट्राइक का ऐलान हो जाएगा। ये जो पंप हमने 4-4 महीने या 5 महीने नुकसान करके बंद करना है तो वो हमें बच जाएगा, क्योंकि जो 5 महीने में अपना नुकसान करेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, इसमें कोई लगी लिपटी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ये अब समझ चुके हैं कि हमारा कारोबार नहीं चलेगा, हम मरेंगे। उस बजाय इसके कि वो 5 महीने का मजीद उसमें नुकसान कर दे। लेकिन आपको नुकसान कैसे है, आपको खसारा कैसे है, आपका खाता नुकसान में कैसे जा रहा है डेली प्राइसिंग से, ये तो समझाइए जरा। देखो, हम अंडर कंट्रोल है ओएमसी, अंडर कंट्रोल है रिफाइनरी, और हमारा इंटरनेशनल मार्केट के साथ ताल्लुक नहीं है। हम एक मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे हैं। नहीं, याह्या अमीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप साबिक एमडी रह चुके हैं पीएसओ की, आपकी नजर में ये फैसला दुरुस्त है, गलत है हुकूमत का डेली प्राइसिंग का? थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन द प्रोग्राम। देखिए, फैसला जो है वो गिवन द सिचुएशन दुरुस्त है। अच्छा। लेकिन इसको दुरुस्त कहने से पहले हमें हर एलिमेंट को अंडरस्टैंड करना है, कैसे क्यों होता है, और दुनिया में क्या होता है और पाकिस्तान में क्या होता है, और उसमें डिफरेंसेस क्या है, और फिर लॉजिकली रैशनली जब हम साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करेंगे तो हम बेटर पोजीशन में होंगे रॉन्ग और राइट करने में। हाँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको बाहर ले जाता हूँ। मैं खुद कनाडा में हूँ, और यहाँ पर ये सही है कि मेजॉरिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड में डेली प्राइस चेंज बेस होता है। ठीक। अब वो क्यों होता है, उसकी वजह है, जो आपका जहां भी दुनिया में पंप के ऊपर जब फ्यूल आता है तो इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक जो सप्लाई चेन की कॉस्ट, एक्चुअल फ्यूल की कॉस्ट होती है, और एक जो गवर्नमेंट की लेवीज, ड्यूटीज और टैक्सेस होते हैं। ठीक। ये हर जगह दुनिया में है, ये कहीं भी नॉर्थ अमेरिका में जिधर हम हैं वहां पर एज ए रूल ऑफ थंब 26% टैक्सेस हैं एज ए, और बाकी फ्यूल नहीं सब जरा क्विकली अगर जवाब दे देंगे तो आसानी हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये क्योंकि इशू बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, और इसमें देखें अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कोई अगले स्टेप्स डिसीजन मेकिंग में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो कनाडा में, अमेरिका में, बर्तानिया में हो रहा है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, या हो सकता है? हो सकता है, और अच्छा। उसकी वजह कि क्यों इसका फायदा है वर्सेस 50 डे फोर्टनाइटली में। अब देखें, जो आपकी जो प्राइस होती है ना, जैसे जब क्रूड आता है तो क्रूड की प्राइस मार्केट रिलेटेड होती है, इसमें कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ठीक। ऊपर जाएगी तो आपके प्राइस ऊपर जाएगी, सही है।
पाकिस्तान में 2 एलिमेंट है, बाहर की दुनिया में 2 एलिमेंट नहीं है। पाकिस्तान में जब क्रूड प्राइस जाएगी तो आपकी पंप प्राइस इंक्रीज होगी, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज की जो पाक रुपीस वर्सेस यूएस डॉलर है, उसका भी मेजर इफेक्ट है आपकी एंड पंप प्राइस पे, क्योंकि इवन क्रूड प्राइस सेम भी रहे और डॉलर वर्सेस रुपये गिर जाए तो आपकी पंप की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अब जो बाहर है उधर आपका, इधर पंप में जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक क्रूड की प्राइस हो गई, एक रिफाइनरी की मार्जिन हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओएमसी मार्केटिंग का मार्जिन हो गया, और उसके बाद पंप का डीलर का जो फिक्स्ड मार्जिन होता है। सो देयर इज, ये तो दोनों में कॉमन है और कोई इसमें फर्क नहीं। हाँ, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज का फर्क आ गया वो एक बड़ा फर्क आ गया ना, वो मसला है। फिर जैसे राजा ये फर्क आ गया, इसका मतलब यहाँ और राजा वसीम साहब जिस तरह कह रहे हैं कि यहाँ पर तो स्मगलिंग का पेट्रोल डीजल भी आ रहा है ना, तो वहां पर भी फिर मसला पड़ जाएगा ना कि इनके पंप पे अगर मिसाल के तौर पे 10 रुपए है या 100 रुपए है प्राइस और वहां पे 50 रुपए की मिल रही है, तो ये बड़ा फर्क पड़ जाएगा ना, ये बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन देखिए, आप कंपेयर कर रही हैं फोर्टनाइटली से डेली पे, राइट? हाँ, जब आप फोर्टनाइटली और डेली का कंपैरिजन करते हैं जो प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, तो इस पे आप डिफरेंस देखेंगे ना कि फायदा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक, इसमें ये होता है कि जब क्रूड प्राइस या वो प्राइस चेंज होएगी तो इमीडिएटली 24 आवर्स में डेली प्राइस में आपका नहीं साहब, मुझे अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक लेनी है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त तक की डिबेट से 2 चीजें सामने आ रही हैं कि जी वर्केबल हो सकती है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन इस पे कंसल्टेशन होनी चाहिए। तो क्या कंसल्टेशन इज द मेजर इशू, या वाकई ये निज़ाम ही फॉल्टी है डेली प्राइसिंग का, इसको एंटायरली इसको शन करना पड़ेगा, इसे खत्म करना पड़ेगा? इस पर सवाल करते हैं जी आफ्टर शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राजा वसीम क्या साहब, इस वक्त तक जितनी डिबेट हुई है उससे ये लग रहा है कि कंसल्टेशन का मसला है, सिस्टम खराब नहीं है, डेली प्राइसिंग का कंसल्ट कर लें तो ठीक है, हम एग्री कर जाएंगे इसके ऊपर। नहीं, ये नहीं है। हाँ। अब देखें ना, पहले तो कंसल्टेशन, पहले हमें मैकेनिज्म समझाएं, जो पहला सिस्टम है उसमें क्या गलत है, उसमें क्या नुकसान है। देखें ना, अगर लेट्स से कि वो पर लीटर इतने टैक्सेस ले रहे हैं, आवाम को अगर रिलीफ देना है वो टैक्स छोड़ दें, ठीक है ना जी, 100 रुपीज़ से ज़्यादा वो कर रहे हैं। अगर आपके मार्जिन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मार्जिन तो हम लोग वो लिटरली कोलैप्स की, जो वो हुमायूं खान साहब भी कह रहे थे कि 4-5 महीने में बंद होना है। हाँ। आप देखें कि 14,000 के करीब पंप लग गए हैं, सारी चीज़ है, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, बिजली बहुत महंगी होगी, कॉस्ट ऑफ बिजनेस आपका ओवरऑल बढ़ गया। ठीक, आप देखिए ना, बेसिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बेसिक सैलरी रखी हुई है 36,000, ठीक है, उस पर भी बच्चे हमारे, क्योंकि ये बड़े हार्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, धूप है, बारिश है, उस चीज़ पे लोग मिलते नहीं हैं, उसके बावजूद हमारे एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं कि हमारे लिए कारोबार चलाना मुश्किल हो गया उस पर। सो मसला ये नहीं है, सारा डेली प्राइसिंग से कैसे कनेक्ट है आपका? हर चीज़ देखे ना, अब जब तक हमें समझ ना आए कि मैकेनिज्म कैसे होगा। अभी ये प्रीवियसली आप मिसाल ले लें, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, मतलब हम बर्दाश्त करते हैं कि नुकसान हुआ कुछ, ये प्राइसेस जितनी ज़्यादा ऊपर नीचे गिरी 4-5 महीने में, अब नॉर्मल हालात थे, उस पर जंग हुई, सारा कुछ है, वो मुल्क के लिए ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमारे इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, हमारे लॉसेज हैं, कंपनी से जो हमें प्रोडक्ट आता है वो पूरा नहीं आ रहा, यानी कि इतने ज़्यादा फैक्टर हैं कि हमारे लिए कारोबार चलाना वैसे ही मुश्किल है। कल आपकी फिर मुलाकात है ओगरा में है गालिबन, या मिनिस्टर साहब से भी है आपकी? नहीं, मिनिस्टर साहब से नहीं है, उन्होंने आगे वो कमेटी सी बनाई कि जिसमें ओगरा के साथ उन्होंने बोला कि आप बैठ के मैकेनिज्म उनके साथ बैठ के तय करें, क्योंकि अभी उन्होंने भी पॉलिसी फाइनल नहीं की। ठीक, मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने भी डिसाइड करना है, जिसमें उन्होंने, मिनिस्टर साहब ने हमें बोला कि हम आपके साथ वो बैठते हैं, आप मैकेनिज्म उनके साथ तय कर लें। ठीक, जब देखते हैं उनकी भी सुनते हैं कि वो क्या किस चीज का, डेली प्राइसिंग? डेली प्राइसिंग ऑफ कोर्स, डेली प्राइसिंग। तो आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए या इसमें कुछ मजीद तब्दीलियां करके फाइन ट्यूनिंग कर ली जाए? जब तक ये चीजें फाइनल ना हो, देखिए उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, हमने उनसे बात की 8% हमें मार्जिन दिया जाए परसेंटेज पे, ठीक हो गया जी। उस पर फिर हमारे इश्यूज हैं कि हमारे पास जो प्लास्टिक मनी है उसमें बड़ा मेजर चंक हमारा ज़ाया हो जाता है, जो हम बैंक्स को पे कर रहे हैं। पर 100 रुपीज़ पे, पर 100 रुपीज़ पर लीटर हम 80 पैसा बैंक्स को देते हैं प्लास्टिक मनी पे। शहरों में, हर बड़े शहर में 60% सेल आपकी प्लास्टिक मनी पे चल रही है। ठीक, वो पंप वालों को बहुत नुकसान हो रहा है उससे। ये बहुत सारे मसले। क्या चाहते हैं कि कैश पे पेमेंट शुरू कर दीजिए? ना, हम कहते हैं हम चार्जेस खत्म करें ना जी। अच्छा, देखिए ना, पूरी दुनिया में आप भी ट्रेवल करती हैं तो वहाँ पे बाहर जो बोर्ड मोनोलिथ लगा होता है उस पर लिखा होता है, उन कार्ड चार्जेस ये होंगे और कैश पे ये होगा, इवन इन रेस्टोरेंट्स एंड एवरीवेयर। सो उस पे ये होता है कि आप, मतलब हमें स्पेस तो देना कहीं,
ہم وہاں سے نہیں کما رہے, بجلی ہماری مہنگی ہوگی, ہمیں وہاں سے بچت نہیں آ رہی, لاسز ہمارے آ رہے ہیں. آپ ہمیں ایک رات صبح اٹھتے ہمیں کہتے ہیں 24 آور میکنزم آ گیا ہے, پہلے آپ نے جنگ کی صورت میں 15 دن سے 7 دن پہ کیا, وہ ہم نے نقصان برداشت کیے. مطلب ہمیں بتائیں نا آپ کتنا ہمیں اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتے اتنی جلدی سے, کیپیسٹی نہیں ہے سسٹم کے اندر. ملک شہزاد اعوان صاحب, یہ دنیا بھر میں جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا کہ وہاں پر بھی روزانہ کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے ملک شہزاد صاحب, تو وہاں پر بھی ٹرانسپورٹ تو چلتی ہے نا, ہم سے زیادہ وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, ہم سے زیادہ وہ تجارت کرتے ہیں, ہم سے زیادہ ان کی اکانومی بہتر چلتی ہے, تو وہاں پہ اگر ایک ٹرک والا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے, ڈیلی پرائسنگ پہ چل سکتا ہے, تو آپ لوگ کیوں نہیں چل سکتے پھر؟ دیکھیں جی, دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ ہو سکتا ہوگا, لیکن میں پھر سے گزارش کروں گا یہ پاکستان میں بالکل نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہم بات کریں تو دنیا کے ممالک میں تو ڈیزل پیٹرول کے اوپر اتنے لیوین بھی نہیں ہے جتنا یہاں پر جو ہے وہ ٹیکس لیا جا رہا ہے پر لیٹر پہ. دیکھیں مجھے آپ صرف 1 منٹ دیجیے گا, ہم صرف یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ ڈیلی بیسس پر ڈیزل پیٹرول کی پرائسز چینجنگ کا, ہم صرف بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں. ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں کمی بھی کی جائے, 15 دن یا 1 مہینے پہ ان کی قیمتوں کو لاک کیا جائے. دوسرا, ٹول ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس میں جو اضافہ کیا گیا اس کے اندر بھی کمی کی جائے. صرف 1 منٹ مجھے آپ دیں گی کہ آج ہمارے لاکھوں کے حساب سے ہمارے ٹرک ہیں, ٹرالر ہیں, صرف ایک ٹرک جو لاہور جا رہا ہے, ایک ٹرک کا, ایک ٹرالر کا, ایک ٹرپ کا, ایک چکر کا 40,000 ہم ٹول پلازے کی مد میں دے رہے ہیں. ایک ٹرالر ہمارے مہینے میں 4 چکر غریدہ فروغی صاحب لگا رہے ہیں, صرف ہم 1,60,000 یہاں سے لاہور تک, لاہور سے کراچی تک صرف ٹول پلازے کی مد میں دے رہے ہیں, اور ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ 7% دے رہے ہیں. اس کے علاوہ فٹنس پہ, پرمٹ پہ, رجسٹریشن پہ, پروفیشنل ٹیکس, ڈیزل پہ, ٹائر پہ ٹیکس, اور ٹیکس پیئر کے ساتھ یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے. دنیا میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ اپنا ڈسٹرکٹ پولیس, ٹریفک پولیس, کسٹم پولیس, ایکسائز پولیس, آر ٹی سیکٹری, پی ٹی اے سیکٹری, فوڈ ڈپارٹمنٹ چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کے ٹیکس پیئر کے ساتھ جائز ناجائز چلان کر رہے ہوں. نہ پنجاب کے اندر ہماری گاڑیاں محفوظ, نہ کے پی میں گاڑیاں محفوظ, نہ بلوچستان میں گاڑیاں محفوظ. ہم تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, منسٹر جو ہیں وہ کال اٹینڈ کرنے کو تیار نہیں, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کرنا بھی اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں. غریدہ فروغی صاحبہ, دسمبر میں ہم نے اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ایک ہڑتال کی تھی, ملک گیر ہڑتال. دسمبر 8 تاریخ سے 18 تاریخ تک یہ ہماری اسٹرائک چلتی رہی. ملک کا لاکھوں کروڑوں کا نہیں غریدہ صاحبہ, اربوں خربوں کا نقصان ہوا. یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس کے اندر میٹنگ کے منٹس موجود ہیں, معاہدہ موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, پنجاب گورنمنٹ کا, سندھ گورنمنٹ کا. 8 دن پورا ملک بند رہا, 10 دن. جب پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا, اپنا منسٹر کمیونیکیشن, جو منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ ہے, منسٹر اسٹیٹ بلال کیانی ہیں, یہ تینوں موصوف زوم پر موجود تھے. آئی جی موٹر وے, سیکٹری کمیونیکیشن, چیئرمین NHA یہاں تشریف لائے, ہم سے کمٹمنٹ کر کے گئے. پنجاب گورنمنٹ چیف منسٹر کی ہدایت پہ ایک کمیٹی بنی اس ہڑتال کے اندر, سینئر منسٹر جو مریم اورنگزیب صاحب ان کی سربراہی میں, بلال اکبر جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں, ایڈیشنل آئی جی, وہ کراچی ہمارے پاس تشریف لائے. چیف منسٹر مراد علی شاہ سندھ کی ہدایت پر ایک کمیٹی بنی. شجیر نام جو منسٹر ہیں سندھ کے ٹرانسپورٹ کے, کراچی میئر, وہ ہمارے پاس تشریف لائے. یہ معاہدہ موجود ہے. 10 دن پورا ملک بند رہا, لاکھوں کروڑوں اربوں پاکستان کا غریدہ صاحبہ نقصان ہوا. کہیں کسی ایک پوائنٹ پر بھی یہ امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. گورنمنٹ آج بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہ میں پھر سے یہ کہوں گا, نہ یہی تو مسئلہ ہے حکومت کا, بلکہ تمام حکومتوں کا. غریدہ صاحبہ عوام کی ان کو پرواہ ہے, عوام پہ بند کمروں میں ایسے فیصلے مسلط کریں گے. یہی تو مسئلہ ہے. ٹرانسپورٹر اس کی مذمت بھی کریں گے, مزاحمت بھی کریں گے, یہی تو اصل مسئلہ ہے. اور ہم ملک کی ہڑتال کی طرف جائیں گے اگر وہ ٹرانسپورٹرز کو کسی قسم کا. یہی تو اصل مسئلہ ہے, لیکن ہمیں امید بھی ہے کہ آپ کا مسئلہ حل بھی ہو جائے. نعیم یحییٰ میر صاحب, آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ڈیلی پرائسنگ کا میکنزم پاکستان میں چل سکتا ہے, بہت اچھا ہے, لیکن آپ نے اسٹیک ہولڈرز کی گفتگو سن لی. ایک تو کنسلٹیشن نہیں ہے, ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا ان کے ایشوز, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی پرائسنگ نہیں چل سکتی. کن ایشوز کی وجہ سے نہیں چل سکتی وہ انہوں نے بتا بھی دیا آپ کو. دیکھیں, یہ جو ایشو ریز کر رہے ہیں, آئی کین انڈرسٹینڈ دیئر فرسٹریشنز کہ چوری کا پمپس ہیں, یہ ہے, لیکن اس کا فورٹ نائٹلی اور ڈیلی پرائسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی اپنی جائز پرابلمز ہیں, ان کے ریٹس جو بھی ہیں,
लेकिन वो मिक्सअप कर रहे हैं दो इश्यूज को। एंड आई विश कि गवर्नमेंट शुड क्लियर कि रैशनल क्या होता है। जब आप 15 डे फोर्टनाइटली करते हैं तो बीच में जो प्राइसेस, क्योंकि दुनिया में वोलेटिलिटी बहुत हाई है इस वक्त, प्राइस हाई जंप लो हो रही है, तो अगर आपको 15 दिन के बाद प्राइसेस मिलती है तो सडनली बहुत बड़ा शॉक कंज्यूमर्स को पड़ता है और उसकी वजह से गवर्नमेंट को या तो सब्सिडी देनी पड़ जाती है या वो गैप्स को कैसे फिल करे। दूसरा ये होता है कि जो OMCs के पास स्टॉक्स होते हैं वो 15 डेज के अंदर या तो प्राइस इंक्रीज से इनको विंडफॉल प्रॉफिट होता है या सडनली लॉस हो जाता है क्योंकि प्राइस। तो जो ये मैकेनिज्म होती है ना, ये अश्योर करती है कि जो रिटेल प्राइस है वो क्लोजली इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो करे। ठीक, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है कि राजा वसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं एक आपका बस कुछ सेकंड में आपका वक्त लूंगा। उस पर सबसे मेन चीज़ मैं गुजारिश करता जाऊं कि ये जो कह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ कोर्स होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होगा हो जाएगा। लेकिन क्या उन मुल्कों में जो मैंने पहले गुजारिश की है, अब स्मगलिंग की वजह से कराची के पंप्स की सेल ही नहीं है। जितना आपके सिंध का एरिया है जहाँ पे इजीली एक्सेस है ईरानियन, जहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, अडल्ट्रेशन है, जहाँ पे कोई साफ काम करने वाला बंदा तैयार ही नहीं है वहाँ पे, वो बेचारों का नुकसान है वहाँ पे। आप ज़रूर करें लेकिन पहले क्लैरिफाई करें ना कि आप स्मगलिंग रोक रहे हैं, आप बॉर्डर आपके हाथ में क्यों नहीं बंद करें आप? ठीक, आप क्यों नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये सवाल हैं। आई होप कि कल आपके ये सारे सवाल एड्रेस हो जाएं जो आपकी कल मीटिंग है। और बाकी स्टेक होल्डर्स जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों का शिकायत है कि हुकूमत उनकी बात सुनती नहीं है, बैठती भी है तो उसके बाद उस पर अमल नहीं करती। स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत, हुकूमतें मुशावरत के साथ चलती हैं। हुकूमतें रातों को अकेले कमरों में फैसलों से नहीं चलती, या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, वो भी सहाफ़ियों को ना बुला के, सिर्फ चंद सरकारी मुलाजमीन सामने बिठा के अकेले कमरों में, बंद कमरों में, इस तरह से हुकूमतें फैसले नहीं करती। उम्मीद है कि इस पर सैनिटी प्रिवेल करेगी। बहुत शुक्रिया राजा वसीम कियानी साहब, मलिक शहजाद अवान साहब, नईम याहिया मीर साहिब और हुमायूं खान साहब। दैट्स अ रैप जी। I'll see you tomorrow inshallah on 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.